जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 19 लेकर आया हूं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट आईएएस ऑफिसर रंजीत कुमार सिंह जी के द्वारा तैयार किया गया है और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए यह सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों, आप लोग इसे शुरू से अंत तक देखें। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, उनकी नियुक्ति की जाती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा। जी हाँ, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का प्रश्न, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुमिनदेई। जी हाँ, रुमिनदेई जो है अशोक के द्वारा यह स्तंभ नहीं है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलाल खां। जी हाँ, जलाल खां का। नेक्स्ट है फोर नंबर का, कि निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेराकोटा का। जी हाँ, टेराकोटा का उपयोग किया गया था हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में। नेक्स्ट है फाइव नंबर का, कि भूमि की श्रेणियों का चोल शिलालेख में उल्लेख के अनुसार जैन संस्थानों को दिया जाने वाला दान किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पल्ली छंदम। जी हाँ, दिए जाने वाले दान को उस समय कहा जाता था पल्ली छंदम। नेक्स्ट है सिक्स नंबर का, सिक्स में दिया गया है कि निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसके विषय में यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताजमहल। जी हाँ, ताजमहल की लंबाई और चौड़ाई सेम है। नेक्स्ट है सेवन नंबर का, कि किस प्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। तो दोस्तों, कुतुब मीनार को पूरा करवाने वाला शासक है इल्तुतमिश। जी हाँ, इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार को पूरा करवाया गया था। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि कुतुब मीनार के जो प्रारंभ किया था कार्य का निर्माण, वह किया था सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, कुतुब मीनार के जो कार्य प्रारंभ हुआ था वह करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा कुतुब मीनार। दोस्तों, तो इसके निर्माण का कार्य जो पूरा करवाया था वह करवाया था इल्तुतमिश। और दोस्तों, तुगलक वंश के ही सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी और चौथी मंजिल को तोड़कर इसे 5 मंजिला इमारत बना दिया। जी हाँ, तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है एट नंबर का, एट नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, कि नूरजहां, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। तो दोस्तों, नूरजहां जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी। और नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वह था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा नूरजहां का वास्तविक नाम था। जहांगीर से विवाह के बाद मेहरुनिसा का नाम नूरजहां पड़ा। नेक्स्ट है नाइन नंबर का, जहांगीर किसका पुत्र था। तो दोस्तों, जहांगीर अकबर का पुत्र था। जी हाँ, अकबर का पुत्र था और इसका बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। नेक्स्ट है 10 नंबर का, कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोइनुद्दीन चिश्ती की। जी हाँ, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। नेक्स्ट है 11 नंबर का, कि सूची वन
में दिए गए खोजकर्ताओं का सूची 2 में दिए गए मार्गों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, सूची 1 और सूची 2। तो दोस्तों यहाँ दिया गया है सूची 1 में क्रिस्टोफर कोलंबस, बार्थोलोमियो डियाज, मैगलेन और वास्को डी गामा। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि विश्व का जो चक्कर लगाया था वह चक्कर लगाने वाला था मैगलेन। तो ऑप्शन सी, देखिए ऑप्शन सी का संबंध है समुद्री यात्रा द्वारा, 4 का संबंध है समुद्री यात्रा द्वारा विश्व भ्रमण। तो यहाँ देखिए सी का आंसर 4, देखिए सी का 4 यहाँ इसमें दे रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, यहाँ एक ही ऑप्शन से यह आंसर क्लियर हो गया कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 12 नंबर का। 12 में दिया गया कि वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरीप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा। तो सबसे पहले कहाँ पहुंचा था दोस्तों? तो यह पहुंचा था कालीकट में। जी हाँ, कालीकट में सबसे पहले वास्को डी गामा पहुंचा था समुद्री मार्ग के द्वारा। नेक्स्ट है 13 नंबर का कि गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। जी हाँ, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। इसका ऑप्शन देखिए 13 का ऑप्शन डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा और पुर्तगालियों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत में। जी हाँ, अंग्रेज जो सबसे पहले यहाँ कारखाना जब खोला इंडिया में तो वह खोला सूरत में। जी हाँ, और यह 1913 ईस्वी में जब उसे इजाज़त मिला तब 1913 में वो सूरत में कारखाना खोला। नेक्स्ट है 15 नंबर का कि प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? जी हाँ, प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में ही प्लासी के युद्ध का मैदान है। दोस्तों यह जो है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है 16 नंबर का कि शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मावल प्रदेश में। जी हाँ, मावल प्रदेश में शिवाजी के प्रारंभिक कार्यस्थली थी। नेक्स्ट है 17 नंबर का शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायगढ़ में। जी हाँ, शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़ में। नेक्स्ट है 18 नंबर का। 18 में दोस्तों की वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने के कुछ हद तक सफलता पाई थी, वह कौन थे? तो दोस्तों वह थे ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी। जी हाँ। नेक्स्ट है 19 नंबर का। 19 में है कि महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिल्याबाई होलकर की। नेक्स्ट है 20 नंबर के। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि किसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो यहाँ 20 नंबर का प्रश्न है कि मराठा प्रमुख की सूची 1 उनके शक्ति के अनुपूरक स्थान सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। तो यहाँ देखिए दिया गया है सूची 1। यहाँ सूची 1 में है पेशवा। यहाँ सूची 1 में पेशवा दिया गया है। तो पेशवा का जो मुख्यालय था वह था पूना। जी हाँ, पेशवा का मुख्यालय था पूना। उसके बाद है गायकवाड़। गायकवाड़ का बड़ौदा से संबंध था, इसलिए इसका हो जाएगा 4। और सिंधिया, सिंधिया का संबंध है ग्वालियर से। जी हाँ, सिंधिया का संबंध है ग्वालियर से। उसके बाद होलकर, होलकर का संबंध है इंदौर से। होलकर का संबंध है इंदौर से। बाकी जो बचा भोसले, तो इसका संबंध है नागपुर से। तो इस प्रकार से ए का हो गया 2 और बी का हो गया
4, सी का हो गया सिंधिया का 1 और डी होलकर का हो गया 5 और ई भोसले का हो गया 3, यानी कि 24 1 53। जिस ऑप्शन में रहेगा 24 1 53 वही सही होगा। देखिए 24 1 53, 24 1 53 जो दिया गया है सूची 1 और सूची 2, सूची 1 और सूची 2। तो इसका सही आंसर देखिए सूची 1 और सूची 2 का सही आंसर देखिए 24 1 53, 24 1 53 ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 21 नंबर का। 21 में दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, या सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पर होता है, तो वह होता है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है 22 नंबर का। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहिर्मंडल। जी हाँ, सबसे दूर जो परत है पृथ्वी का, जो वायुमंडल का परत है वह है बहिर्मंडल। नेक्स्ट है 23 नंबर का कि उत्तरी गोलार्ध में दाएं पवनों का विक्षेपण खाली स्थान के द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। जी हाँ, उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण पृथ्वी के घूर्णन द्वारा होता है। नेक्स्ट है 24 नंबर का कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं, तो यहाँ आंसर होगा क्षोभ मंडल के कारण। जी हाँ, क्षोभ मंडल में ही दैनिक मौसम परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है 25 नंबर का मैगलेनिक मेरिडियन क्या है, मैगलेनिक मेरिडियन क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है 26 नंबर का भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेड क्लिफ लाइन। जी हाँ, रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। मैकमोहन लाइन जो है, मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच का सीमा रेखा है। नेक्स्ट है 27 नंबर का तरबूज की बढ़िया वृद्धि होती है। जी हाँ, किस मिट्टी में होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलुई मृदा में। जी हाँ, बलुई मिट्टी में। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। इसका सही आंसर देखिए, सही आंसर यहाँ ऑप्शन आगे दिया गया है 28 का ऑप्शन 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ा करके। नेक्स्ट है 29 नंबर का कि पाक जलडमरू मध्य किनको अलग करता है। जी हाँ, पाक जलडमरू मध्य किनको अलग करता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका को। नेक्स्ट है 30 नंबर का भारत के समीप सबसे छोटा समुद्री द्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा समुद्री द्वीप है मालदीव। जी हाँ, मालदीव सबसे छोटा द्वीप है भारत के समीप। नेक्स्ट है 31 नंबर का 21 अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट है 32 नंबर का कि बेमेल युग्म को पहचानिए, तो दोस्तों इसका बेमेल जो युग्म है वह है ऑप्शन बी मूंगफली बिहार। जी हाँ, यह बेमेल है क्योंकि मूंगफली जो है सबसे ज्यादा गुजरात में होता है, इसलिए इसका जो मेल है वह गलत है। नेक्स्ट है 33 नंबर का मृदुमलाई वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है 34 नंबर का कि वह एकमात्र अभ्यारण्य कौन है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दची ग्राम में। जी हाँ, दची ग्राम में कश्मीरी महामृग पाया जाता है। नेक्स्ट है 35 नंबर का कि भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है,
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं के मामले में। जी हाँ, हरित क्रांति से गेहूं का उत्पादन में काफी वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट है 36 नंबर का कि उपयोगिता से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों उपयोगिता से अभिप्राय है कि किसी वस्तु द्वारा प्रदत्त संतुष्टि। जी हाँ, किसी वस्तु द्वारा प्रदत्त संतुष्टि को ही उपयोगिता कहा जाता है। नेक्स्ट है 37 नंबर का कि पूंजीगत लाभ से क्या आशय है। पूंजीगत लाभ से क्या आशय है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिसंपत्ति के मौद्रिक मूल्य में अधिमूल्यन। नेक्स्ट है 38 नंबर का कि यदि हाउस सफाई सेवा का मांग वक्र यानी कि डी 95,000 माइनस 21 पी और आपूर्ति वक्र एस बराबर 15,000 प्लस 9 पी है तो संतुलन मात्रा क्या होगी। इसका ऑप्शन देखिए 38 का संतुलन मात्रा क्या होगी। ऑप्शन ए देता है 12,000, बी 6,000, सी 2400 और डी 30,000 इकाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2400 इकाई। नेक्स्ट है कि भारत में योजना आयोग कब बनाया गया था। योजना आयोग कब बनाया गया था, सही आंसर है 1950 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 40 नंबर का कि कारकों की निम्नतम लागत का संयोजन या उत्पादक के संतुलन को अब खाली स्थान वक्र एवं समलागत वक्र द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सम उत्पाद। नेक्स्ट है 41 नंबर का निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति को उसके कार्य अवधि पूर्ण होने से पहले पदमुक्त करने की कार्यवाही को चालू कर सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा। नेक्स्ट है 42 नंबर का कि संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद। नेक्स्ट है 43 नंबर का कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित था। जी हाँ, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय विवाह व्यवस्था से। जी हाँ, भारतीय विवाह व्यवस्था से शारदा अधिनियम संबंधित था। नेक्स्ट है 24 नंबर का राजगोपालाचारी। 44 नंबर का है कि राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही कथन है ऑप्शन बी अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया था। जी हाँ, यह गलत कथन है कि यह जो है योजना के बारे में सही कथन कौन सा है, तो ऑप्शन बी है कि अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया था। नेक्स्ट है 45 नंबर का राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों इसका स्थापना किया गया था 1961 में, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 46 नंबर का कि राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति खाली स्थान में होती है। कानून बनाने की शक्ति किसमें होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राज्यसभा में। नेक्स्ट है 47 नंबर का संसद के दोनों सदनों के में कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुल सदस्यों का 1/10। जी हाँ, कुल सदस्यों का 1/10 उपस्थित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है 48 नंबर का कि किस लोकसभा अध्यक्ष ने मातोश्री पुस्तक लिखी है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुमित्रा महाजन ने। नेक्स्ट है 49 नंबर का निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र के सत्रावसान के लिए एक अधिसूचना जारी करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 50 नंबर का निम्न में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वित्त मंत्री से। नेक्स्ट है 51 नंबर का आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस। जी हाँ, आवर्धक लेंस जो वास्तव में होता है वह होता है उत्तल लेंस। नेक्स्ट है 52 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकाश तरंगे। नेक्स्ट है 53 नंबर का
निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तब सबसे कम विचलित होता है? सबसे कम विचलित कौन होता है दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल रंग। जी हाँ, सबसे कम विचलित होने के कारण ही इसे सिग्नल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है 54 नंबर का कि वह एंजाइम जिससे दूध का दही में जमाव हो जाता है, वह एंजाइम कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेनिन। जी हाँ, रेनिन ऐसा एंजाइम है जो दूध को दही में जमा देता है। नेक्स्ट है 55 नंबर का कि प्रबल विद्युत अपघट्य वह होते हैं जो जो उच्च सांद्रता पर भी आयनों में विघटित हो जाते हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 56 नंबर का, ये 56 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने, समपरासरी विलयनों में खाली स्थान समान होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परासरण दाब। नेक्स्ट है 57 नंबर का, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी, अर्निथोलॉजी। जी हाँ, उसे कहते हैं अर्निथोलॉजी। और दोस्तों डॉक्टर सलीम अली को भारतीय पक्षी विज्ञान का पिता कहा जाता है। जी हाँ, याद रखिएगा, डॉक्टर सलीम अली को भारतीय पक्षी विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है 58 नंबर का, ल्यूकेमिया और रक्त का कैंसर किसी असामान्य वृद्धि के कारण होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कणिकाएं के। नेक्स्ट है 59 नंबर का कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। नेक्स्ट है 60 नंबर का कि पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। जी हाँ, यह पुरुष हार्मोन है। नेक्स्ट है 61 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1914 के बाद। नेक्स्ट है 62 नंबर का कि भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट है 63 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली ने। नेक्स्ट है 64 नंबर का, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है 65 नंबर का, व्यक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विनोबा भावे ने। नेक्स्ट है 66 नंबर का कि निम्न में से कौन उपग्रंथि नहीं था? जी हाँ, उपग्रंथि कौन नहीं था? ऑप्शन दे रहा है उग्र ग्रंथि। उग्र ग्रंथि कौन नहीं था? उग्र ग्रंथि माने गरम दल का इनमें से कौन नहीं था? ऑप्शन दे रहा है बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए 66 का, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उग्र उग्र अ, उग्र उग्रता वाले व्यक्ति ये नहीं थे। नेक्स्ट है 67 नंबर का कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत वापस लौटे थे? या कहां से भारत वापस लौटे थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन से। नेक्स्ट है 68 नंबर का, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट है 69 नंबर का कि असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है 70 नंबर का कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के अनुसार। नेक्स्ट है 71 नंबर का। 71 में दे रहा है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी किसके लिए मानक मापदंड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण करने का यह जो है एक मानक मापदंड है। नेक्स्ट है 72 नंबर का। अमृता देवी पुरस्कार किसे दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी है। जी हाँ, उपर्युक्त सभी है कि अमृता देवी पुरस्कार किसे दिया जाता है। ऑप्शन ए कहता है कि वन विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रथम समिति, प्रबंधन समिति, पंचायत या ग्राम स्तरीय संस्थाओं को। दूसरा है कि वन विकास व वन संरक्षण उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि वन्य जीव संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 73 नंबर का कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। नेक्स्ट है 74 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। जी हाँ, कृत्रिम में यानी कि बनावटी, तो वन जो है यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, क्योंकि वन जो है यह प्राकृतिक है। नेक्स्ट है 75 नंबर का। 75 में दिया गया है दोस्तों कि लाल किले में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, डॉल्फिन परियोजना। नेक्स्ट है 76 नंबर का। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है। जी हाँ, कवक को किस में सम्मिलित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अपघटन करता। जी हाँ, कवक जो होता है वो अपघटित करता है। नेक्स्ट है 77 नंबर का। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदा अपरदन पर। नेक्स्ट है 78 नंबर का कि लवणीय जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। जी हाँ, लवणीय जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्र और महासागरीय निकाय। नेक्स्ट है 79 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, यह जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है 80 नंबर का। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र किसका है। आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्री यानी महासागर के। नेक्स्ट है 81 नंबर का कि किसी खाद्य श्रृंखला में क्रांतिक रूप से उच्च स्तर पर एक जीव विष की सांद्रता है, टॉक्सिन विष की सांद्रता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैव आवर्धन के। नेक्स्ट है 82 नंबर का कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन निम्न में से किस प्रकार के विकिरण से होता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, किस प्रकार के विकिरण से होता है। तो ऑप्शन दिया गया है पराबैंगनी, दृश्यमान, अवरक्त और गामा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवरक्त। नेक्स्ट है 83 नंबर का कि एक पारंपरिक अपशिष्ट जल उपचार में विशिष्ट चरण निम्न में से कौन से अनुक्रम का अनुसरण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि किसका अनुसरण करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुवीक्षण, अवसादन, वायवीय ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के बाद है कीटाणु शोधन, निर्वहन। नेक्स्ट है 84 नंबर का कि पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकतम अनुपात सीमा क्या होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर। नेक्स्ट है 85 नंबर का। जल आपूर्ति के लिए सतही जल स्रोत का एक उदाहरण कौन सा है। सतही जल स्रोत का उदाहरण कौन सा है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वार नदमुख यानी एक्सचुअरी। नेक्स्ट है 86 नंबर का, पानी के तापमान में वृद्धि के साथ घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए घटती है। जी हाँ, पानी के तापमान में वृद्धि के साथ घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है। नेक्स्ट है 87 का, कि सभी जीव के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो दोस्तों ऊर्जा का जो परम स्रोत है वह है सौर ऊर्जा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 88 नंबर का, कि अपनी वनस्पति, मिट्टी, जलवायु और वन्य जीवन की विशेषता वाला एक बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह बड़ा क्षेत्र कहलाता है जीवोम। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 89 नंबर का, कि पारिस्थितिकी उत्तराधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है। पारिस्थितिकी उत्तराधिकारी के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक क्षेत्र में प्रजातियों और निवास का विचरण समय के साथ साथ बदल जाता है। नेक्स्ट है 90 नंबर का, और यह आज का अंतिम प्रश्न है, कि पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र में स्तरीकरण से तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी देखिए, कि पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न परतों या स्तरों में विभिन्न प्रजातियों का लंबवत वितरण। जी हाँ, यह जो था आज का सामान्य अध्ययन का 90 प्रश्नों का संग्रह था। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्यार से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।